नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है औपनिवेशिक काल में भारत में अनुवाद की परंपरा, ट्रांसलेशन ट्रेडिशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। और आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, भारत विद्या अध्ययन तथा प्राच्यवाद, इंडिया स्टडीज एंड ओरिएंटलिज्म, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और अनुवाद, कॉलोनियल रूल एंड ट्रांसलेशन, विलियम जोन्स की भूमिका, रोल ऑफ विलियम जोन्स, अनुवाद का दूषित इतिहास, द शेमफुल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, उपनिवेशवाद का उपकरण अनुवाद, ट्रांसलेशन एज ए मीन्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, मैकाले की शिक्षा नीति, मैकालेज मिनट्स ऑन एजुकेशन, अनुवाद के निहित उद्देश्य, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, प्रमुख अनुदित कृतियां, मेजर टेक्स्ट ट्रांसलेटेड और समग्र मूल्यांकन, ओवरऑल इवैल्यूएशन। तो चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस विषय को जानते हैं कि जब हम उपनिवेशवाद कहते हैं तो हमारा क्या सरोकार है, हमारा क्या अभिप्राय है। जब हम उपनिवेशवाद कहते हैं तो हमारा अभिप्राय ये है कि कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म असल में ये व्यवस्था है जिसमें 3-4 बातें थी। पहली बात ये थी कि विभिन्न देशों को इंग्लैंड ने अपने अधीन, अपने शासनाधीन कर दिया था। दूसरी बात ये थी कि यूरोप के अधिकांश देशों में उसका साम्राज्य था। तीसरी बात ये थी कि न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी हमें अपने शासन के अधीन। इसकी भाषा क्या हो देने की कोशिश की तो आनिया लूम्बा की परिभाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं। कॉलोनियलिज्म was not an identical process in different parts of the world, but everywhere it locked inhabitants, the newcomers, into the most complex and traumatic relationship in human history. इसका अर्थ है कि मानव इतिहास में एक त्रासद संबंध के रूप में, जटिल संबंध के रूप में सबको उपनिवेशवाद ने प्रभावित किया था। और शुरू से ही अगर हम इसकी व्याख्या करें तो कॉलोनियलिज्म वाज नॉट एन आइडेंटिकल प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सभी भागों में, विभिन्न भागों में उपनिवेशवाद की एक ही प्रक्रिया नहीं थी। यानी उपनिवेशवाद अपने स्वरूप, अपने आकार बदल रहा था, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तन कर रहा था और अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। उनका उद्देश्य अलग अलग था और समग्र उद्देश्य ये था कि कैसे अपने अधीन रखा जाए। बट तो जैसे कहा आनिया लूम्बा ने कि कॉलोनियलिज्म वाज नॉट एन आइडेंटिकल प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के विभिन्न भूभागों में उपनिवेशवाद की एक ही प्रक्रिया नहीं थी, किंतु बट एवरीवेयर इट लॉक्ड इनहैबिटेंट्स द न्यूकमर्स। हर जगह इसने नवागंतुकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, यानी नई शासन व्यवस्था नहीं हो सकती थी, सब जगह उसी का साम्राज्य था। इनटू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे ज्यादा त्रासद और कारुणिक
परिदृश्य ये था कि देश के अनेक भूभागों तक ये पसर चुका था और इसने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि देश के 90% 84% तक 84-85% भूभागों तक उस कॉलोनाइजर का कब्जा था, उपनिवेशक का कब्जा था, यानी इंग्लैंड का वर्चस्व। ये भी हम जानते ही है कि कहा जाता था कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां सूरज दिखता हो और वहां ब्रिटेन का, इंग्लैंड का साम्राज्य में 84% भूभागों तक उसका कब्जा, और उस कब्जे के तहत अनेक अनेक पद्धतियों से वो अपने शासनादेशों का अनुपालन करा रहा था। इसका अनुवाद से क्या संबंध है, चर्चा के क्रम में हम देखेंगे। अब इंडिया स्टडीज एंड ओरिएंटलिज्म। प्राय माना जाता था कि ओरिएंटलिज्म, प्राच्य विद्या जो थी, उसको बहुत महत्व अंग्रेजों ने दिया और भारत का गुणगान करते थे। इसके उदाहरण भी मिलते हैं। बहुत से लोगों ने भारत की इतनी प्रशंसा की कि ऐसा लगता है कि वो भारत के प्रति राग से प्रेरित थे, भारत के मोह में फंसे थे, ऑब्सेशन था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लगा कि नहीं, ऑब्सेशन नहीं बल्कि उनका एक निहित उद्देश्य। जैसे किसी के करीब आकर के कैसे उसका अहित किया जाए, ये प्रणाली अपनाई गई। ये पद्धति किस तरह से कार्य करती थी, किस एंड किल की फिलॉसफी चलती थी, चुम्बन और हत्या, ये दोनों प्रक्रिया कैसे अनुवाद के रूप में सामने आई है, इसको भी देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बताएं कि ओरिएंटलिज्म के बारे में जो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से ये व्याख्या की जाती थी, उसको अच्छा माना जाता था। उसका सबसे नकारात्मक पहलू ये था कि ओरिएंटलिज्म, हमको पता ही नहीं कि ये स्वीट पॉइजन कहाँ से मिल रहा है। विष दान हमको किया जा रहा था और हम सोच रहे थे कि ये तो हमारा मित्र है। और ये जो भाव था ओरिएंटलिज्म का, ये आज़ादी के बाद ही नहीं खत्म हुआ, आज़ादी के भी अनेक वर्षों तक चलता रहा और हम उनका गुणगान करते थे कि शायद नहीं, अच्छा किया होगा, उद्देश्य अच्छा था। लेकिन अब इसको अगर हम देखें तो ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म ऑन ओरिएंटलाइजिंग द ओरिएंटल, ये एडवर्ड सईद का कहना है। जो प्राच्य विद्या है, हम जो ओरिएंटल थे, जो प्राच्यवादी थे, उन्हीं का ओरिएंटेशन किया जाता था, उन्हीं को समझाया जाता था कि ऐसे डूज एंड डोंट्स बताए, ऐसे करो, वैसे करो, आपकी कार्य प्रणाली क्या होगी, ये सुदूर स्थित रिमोट कंट्रोल से बताया जाता था। और ये एक स्तर से नहीं चल रहा था, राजनीतिक आधिपत्य का था ही। सांस्कृतिक एंटोनियो ग्राम्सी, जिसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, वो भी पूरी तरह से थोप देते थे। ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म एक तरह से ये फील्ड ऑफ रिसर्च, हम ये सोचते हैं कि अनुसंधान किया जा सकता है। और अनुसंधान किस तरह से किया जा सकता है? अनुसंधान इस तरह से किया जा सकता है कि जो ओरिएंटल थे उनको ओरिएंट करने की, उनको भी प्रेरित करने की प्रक्रिया चलती थी। और प्राच्य विद्या के बारे में जो अवधारणाएं थी वो कैसे धीरे धीरे खत्म हुई, इसको समझने की जरूरत है। वो खत्म तब हुई जब 1978 में एडवर्ड सईद की पुस्तक आई ओरिएंटलिज्म। और उस ओरिएंटलिज्म ने हमारे जो आई ओपनर का काम किया, हमारी आंखें खोल दी। कैसे खोल दी? कि हमारी जो भ्रामक अवधारणा थी, भ्रामक
विचार हमारे मन में थे कि अंग्रेजों ने तो और कुछ किया हो न किया हो, हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए ग्रंथों का अनुवाद। ये नहीं पता था कि उनका क्या निहित उद्देश्य था, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और इस बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डाला। किसने प्रकाश डाला? एडवर्ड सईद ने तो ओरिएंटलिज्म पुस्तक लिखी 1978 में, और 1992 में तेजस्विनी निरंजना ने साइटिंग ट्रांसलेशन की बात की। अनुवाद की स्थिति कहाँ है, और पूरी पुस्तक जो प्रकाश में आई वो दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी। इसलिए नहीं कि उसमें पुस्तक में ऐसा कोई भूगोल और इतिहास बदल दिया, बल्कि जो पुरानी अवधारणाएं थी उसको नए ढंग से व्याख्यायित किया। पुस्तक का शीर्षक है साइटिंग ट्रांसलेशन, हिस्ट्री, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। इससे ही पता चल जाता है कि एक विशेष अध्ययन है औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में किसका, कि अनुवाद की क्या स्थिति। साइटिंग ट्रांसलेशन, व्हेयर ट्रांसलेशन साइट्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की स्थिति क्या है, अनुवाद वहां कहां पहुंचता है। और ये स्थिति इस तरह से दिखती है कि जो ओरिएंटलिज्म के दौरान, जो उपनिवेशवाद के दौरान जो प्राच्य विद्या की स्थिति थी, उसको बताने की कोशिश हुई। क्या? पोजिशनिंग दी ऑब्सेशन एंड डिजायर ऑफ ट्रांसलेशन टू ट्रांसलेट ट्रांसलेशन। ये पुस्तक एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, किस पर केंद्रित है? पोजिशनिंग दी ऑब्सेशन एंड डिजायर ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के बारे में जो अपेक्षा है, आकांक्षा है और उसके प्रति आसंग है, उसकी स्थिति को रेखांकित करना, कहाँ वो जुड़ता है। टू ट्रांसलेट ट्रांसलेशन, अनुवाद को अनुदित करना, मतलब कि अनुवाद की क्या स्थिति थी उसके विषय में विस्तार से बताना, उसको समझाना, उसको व्याख्यायित करना। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं, और इसी क्रम में हम भारत विद्या और ओरिएंटलिज्म की व्याख्या करेंगे। तीसरे बिंदु से पहले हम चर्चा करें तो ओरिएंटलिज्म वो था जो प्राच्य विद्या की व्याख्या अंग्रेजों ने की थी। लेकिन जब ओरिएंटलिज्म आया, पुस्तक प्रकाशित हुई एडवर्ड सईद की, तो लगा नहीं, ओरिएंटलिज्म शब्द ही घातक, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने भारत विद्या का अध्ययन नहीं किया है, अपितु उन्होंने निहित स्वार्थों की पूर्ति की है। तो क्या उस समय जो भारत के संदर्भ में अध्ययन हुए वो बेहतर हो सकते हैं अगर हम उसको भारत विद्या अध्ययन कहें तो इंडिया स्टडीज, यानी भारत के संदर्भ में जो अध्ययन किए जाए वो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल दोनों एक साथ जुड़े हुए। जब तक दोनों के साथ मिल करके हम चर्चा नहीं करेंगे तो चर्चा पूरी नहीं होगी। तो हमें स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों के आलोक में स्वातंत्र पूर्व स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। यह हिस्टोरियोग्राफिक प्रॉब्लम है, और यहाँ जो ध्यान केंद्रित किया तेजस्विनी निरंजना ने, एडवर्ड सईद ने, वो विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। और इसीलिए ओरिएंटलिज्म के बदले अब इंडिया स्टडीज शब्द ज्यादा चर्चित हो गया, ज्यादा रोचक हो। अब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, कॉलोनियल रूल और अनुवाद, यानी कॉलोनियल रूल एंड ट्रांसलेशन, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और अनुवाद, इस बिंदु पर चर्चा करें। जैसा हम जानते हैं कि विलियम जोन्स का आगमन कब हुआ उसकी चर्चा भी मैं करूंगा, लेकिन ये बात धीरे धीरे तय हो गई थी कि हमें, अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि राजनीतिक सत्ता को अगर सस्टेन करना, बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उन्होंने अपना लिया था कि कई पद्धतियां अपनानी होगी, केवल युद्ध से नहीं,
बल्कि वैचारिक रूप से प्रभावित करके ही हम ज्यादा दिनों तक टिके रह सकते हैं। और ये प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ा, अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट हमारे यहाँ बना हुआ है, हमारी सोच में, हमारी प्रवृत्ति में, हमारे संस्कारों का एक ऐसा हिस्सा बन गया। अभी हम जानेंगे कि जो मैकाले की आकांक्षा थी कैसे धीरे धीरे पूरी हो गई। और राजनीतिक वर्चस्व ही नहीं, मानसिक रूप से जो आधिपत्य स्थापना होती है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, सुदूरगामी हो जाती है। हमको पता ही नहीं कि हम किसकी गिरफ्त में आ गए और हम कार्य करते हैं, जाने अनजाने हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो भूमिकाएं निभाई गई अनुवाद को लेकर के वो बड़ी रोचक थी। कैसे कि उसके 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए गए। एक, और ये एडवर्ड सईद ने, तेजस्विनी निरंजना ने बहुत विस्तार से बताया, खासतौर से एडवर्ड सईद ने तो शुरू में ही इसकी पृष्ठभूमि बना दी थी। 3 उद्देश्य थे और ये रिसर्च का बहुत बड़ा विषय नहीं हो सकता है क्योंकि ये लगभग ज्ञात तथ्य है। अगर हम आंख की कान खुले रखें तो हम इतिहास का मूल्यांकन करते समय इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। कैसे कि उस समय 3 स्थितियां थी। पहली बात यह कि प्रशासन को सुगमता पूर्वक संचालित किया जाए। तो कैसे होगा कि जब तक हम आपकी भाषा में आपसे बात नहीं करेंगे तो अपनी मन की बात तो समझा ही नहीं सकते, साझा ही नहीं कर सकते। तो अनुवाद को एक प्रमुख शस्त्र बनाया, साधन बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, उपकरण बनाया कि अनुवाद के सहारे हम ये कार्य करेंगे। किसका? कि हम लोगों के साथ संबंध स्थापित करेंगे जिससे प्रशासन सुगमता पूर्वक चल सके। दूसरी बात कि अनुवाद के माध्यम से हम जो नेटिव पीपल हैं यानी स्थानीय लोग हैं उनके साथ उनकी भाषा में बात करके अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ उनको जोड़ेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो एक तो राजनीतिक हित साधन, दूसरा प्रशासनिक संरक्षण, तीसरा स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क, और एक बड़ा उद्देश्य था कि धर्मांतरण की प्रक्रिया। आप देखें कि ईसाई मिशनरियां जब आई तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था, घोषित उद्देश्य था कि धीरे धीरे धर्म का प्रचार करना और धर्म के साथ अपने लोगों को जोड़ना। अब हमारे भाई हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो उनकी प्रणाली थी वो स्पष्ट थी। तो इसमें ये बात स्पष्ट थी कि अंग्रेजी शासन प्रणाली औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन को सुदृढ़ करने में लगी थी और उस प्रक्रिया का एक अंग बनाया अनुवाद। सहजता से शासन व्यवस्था कैसे चल सके इस रूप में कार्य किया। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? कई लोगों की भूमिकाएं थी लेकिन विलियम जोन्स की भूमिका को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। 1782 में वे भारत में उस समय तत्कालीन कोलकाता स्थित सुप्रीम कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था, और क्योंकि कोलकाता ही वहां की राजधानी थी ये भी हम जानते हैं भारत की, सुप्रीम कोर्ट वहां स्थित था, तो उसके न्यायाधीश बन करके आए। अंग्रेजी शासन प्रणाली थी, हमारा संविधान था नहीं। विलियम जोन्स और उनके घोषित उद्देश्य थे कि नेटिव लोगों को नेटिव बनाना, स्थानीय लोगों को स्थानीय ही रहने देना, और शासन कॉलोनाइजर को कॉलोनाइज्ड कैसे करना है
ये उनको पता था। यानी उपनिवेशक जो शासक है वो अपनी तथाकथित प्रजा सब्जेक्ट को कैसे संचालित करे, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अनुवाद किया। यद्यप भारत की चीजों से भी उनका लगाव था, उसकी भी चर्चा। तो सबसे पहले उन्होंने आते ही स्वयं मनुस्मृति का अनुवाद किया 1789 में। उसके बाद उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। कालिदास की रचना, उसकी प्रक्रिया में जाएंगे तो उन्होंने बताया कि कैसे रूप जी से, रूप नारायण से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया संस्कृत का, और उनको बताया गया कि श्रेष्ठतम नाटक है, तो उसका अनुवाद किया। लेकिन इसके पीछे की रणनीतियां क्या है? मनुस्मृति का अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, और फिर उसको अपने लोगों तक पहुंचाना, अनुवाद भी अपने ढंग से करना। उनका उद्देश्य क्या था विलियम जोन्स का? टू हैव ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन बिटवीन नेटिव पीपल एंड स्कॉलरशिप। तो विद्वता और स्थानीय लोगों के साथ कैसे जुड़ा स्थापित कर सके, इसको भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि ये भी सही है कि उन्होंने तेलंगाना का व्याकरण भी लिखा। तेलंगाना, ग्रामर ऑफ तेलंगाना उनकी एक पुस्तक है। तेलंगाना अब राज्य बना, लेकिन उस समय भी उन्होंने कल्पना कर ली थी। फारसी साहित्य का इतिहास लिखा, काम तो किए। अभी जो समग्र मूल्यांकन के क्रम में हम उस महत्व को भी देखेंगे। अब ये एक शेमफुल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन है या नहीं, इसको भी समझने की। पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थियरी एंड प्रैक्टिस, इस किताब का संपादन हरीश त्रिवेदी और सूजन बैसनेट ने किया। हरीश त्रिवेदी और सूजन बैसनेट ने उसकी भूमिका में लिखा कि कैसे अपने हित साधन के लिए अनुवाद का इस्तेमाल किया गया, और वो लिखते लिखते विस्तार से यहां तक कह गए, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड is a shameful history of translation. History of translation in colonial period is shameful history of translation. प्रवेश काल में जो अनुवाद हुए वे अनुवाद के काले अध्याय के रूप में एक शर्मनाक इतिहास है, विदूषित इतिहास है। इसीलिए जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, उसमें ये बताया जाता है, ये रेखांकित किया जाता है कि नहीं, अनुवाद एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के रूप में, जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक तरह से प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन बन रहा था उपनिवेश काल में, अनुवाद की प्रक्रिया जब उपनिवेश काल में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया बन रही थी, तो ठीक इसी तरह से हमें उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के रूप में अनुवाद का इस्तेमाल किया, और इसीलिए उपनिवेश का उपकरण अनुवाद, ट्रांसलेशन एज ए मीन्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। विस्तार से आप चर्चाएं देख लीजिए। गणेश देवी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने शूद्रक के मृच्छकटिकम का अनुवाद क्यों नहीं किया। मध्यकालीन भारत में हुए अनुवाद कार्यों पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया। प्राचीन काल के अनुवाद के संदर्भ में उन्होंने क्यों कुछ पुस्तकों को ही चुना, मनुस्मृति को ही क्यों चुना। मनुस्मृति तो अनेक स्मृतियों में से एक थी, उसका अनुपालन नहीं होता था, एग्जीक्यूशन नहीं होता था, लेकिन भेदभाव स्थापना, इन सब अनेक उद्देश्यों से ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने निहित हित साधन के लिए ये कार्य किया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कबीर के संदर्भ में अपनी पुस्तक में, अकथ कहानी प्रेम की जो उनकी पुस्तक है, उसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया है
कि मनुस्मृति का कभी अनुप्रयोग नहीं था। दैट वाज नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस, कभी भी उसका क्रियान्वयन नहीं होता। लेकिन कैसे अपने हित साधन के लिए उसको लाइमलाइट में लाना, कैसे इन चीजों को व्यक्त करना, एक उनकी प्रक्रिया थी और कैसे ये कार्य संपन्न हुए। तो अनुवाद को उपनिवेशवाद के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और 3 स्तरों पर इसका उपयोग हुआ। कैसे सुगमता पूर्वक संचालित किया जाए इन चीजों को, इस बात की ओर रेखांकित किया गया। अनुवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की गई, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात की गई, अनुवाद की राजनीति कि अनुवाद एक निहित हित साधन के लिए ये सामने आया। और फिर हम जानते हैं मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कैसे कहा कि नहीं, हम ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहते हैं जो शारीरिक संरचना से देखने में तो नेटिव लगे, भारतीय लगे, लेकिन मन, कर्म और वचन से वो हमारे हो जाए, बाबू बनाना चाहते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसा है, उन्होंने जो भविष्यवाणी की, जो कल्पना की, कितना दूरदर्शी था और उसके षड्यंत्र में हम कैसे शामिल हो गए, ये देखने की बात। उसने कहा कि नेटिव बॉयज को हम क्या बनाना चाहते हैं कि इंग्लिश इन माइंड एंड इंडियन इन बॉडी। ये जो शारीरिक संरचना की तरफ भारतीय हो और विचारों के स्तर पर अंग्रेजियों की तरह हो, वही खान पान, वही वेशभूषा, दुर्भाग्य से बहुत सी बातें सही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारत के इतिहास में कुछ है ही नहीं, हमारे 2 सेल्फ में भी ये नहीं आएगा, 2 अलमीरियों में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मैकाले कहता था कि ये जो मिल्टन की कविता नहीं जानता है और जो दर्शन को नहीं समझता है, वो आधुनिक है ही नहीं, आधुनिक क्या, शिक्षित भी नहीं। तो अनुवाद के ये जो निहित उद्देश्य थे कि देशी भाषा में ज्ञान देना और राजनीतिक हित का साधन करना और धर्मांतरण, ये 3 इनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। प्रमुख अनुदित कृतियां, महाभारत का भी अनुवाद हुआ, भगवत गीता का अनुवाद हुआ, रामायण का हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ। और प्रमुख अनुवादक कौन कौन से थे? अनुवादक विलियम जोन्स स्वयं, विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया, मैक्स मूलर उस समय प्रसिद्ध अनुवादक थे, उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, व्हाट कैन इंडिया टीच अस। तो भारत से बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। अब समग्र मूल्यांकन, ये बात तय है कि उनका निहित उद्देश्य था, लेकिन शायद कभी कभी हमें लगता है, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ अवलोकन करें तो लगता है कि चाहे उनका इरादा गलत था, लेकिन गलत इरादे से आने के बावजूद वो कुछ अच्छा कार्य कर गए। अच्छा कार्य इस संदर्भ में कि उन्होंने जिन कृतियों का अनुवाद किया वो वैश्विक धरातल पर पहुंची, उनका इंटरनेशनलाइजेशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय फलक उनको मिला और उनको प्रसिद्धि मिली, ज्ञान के क्षेत्र में नई रोशनी चमकी और भारत के संदर्भ में न केवल इंग्लैंड बल्कि अनेक देशों का ज्ञानवर्धन हुआ। और फिर वो अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र, उन्होंने जो भी अनुवाद किया, जैसे भी किया, लेकिन कम से कम मूल आधार तो निर्मित हुआ है। तो संक्षेप में औपनिवेशिक काल में भारत में अनुवाद की परंपरा, इस विषय पर चर्चा अभी संपन्न होती है। फिर हम अगली चर्चा में मिलेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आशा है ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।